आतमजीत सिंह साहब की ये रुचि है और उसको वो अच्छे से पढ़ते हैं, वो समझते हैं उसको ठीक से। अजय का डेटा के ऊपर बहुत वो रहता है। मैं और प्रफुल्ल जी और राजशेखर राव साहब तो एक अपना व्यू उस पे देंगे, लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज ये समझूं। मैं एक चार्ट दिखाना चाह रहा हूं, वो चार्ट इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि ये पिछले बार का 2025 का जो बजट आया था, लास्ट ईयर का जो बजट की रियलिटी थी, बजट का एस्टिमेट क्या था और फिर रिवाइज बजट क्या किया गया था। और ये जो आप अगर देखेंगे तो पिछले बार के बजटेड उससे ही कितना कम खर्च किया है। और जो बहुत ग्लेयरिंग एग्जाम्पल हैं, बहुत ही ग्लेयरिंग हैं, वो 3-4 जगह है। मतलब आपको एजुकेशन में 11, हम लोग यहाँ सब लोग कहते हैं भाई एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सबसे बहुत कम जीडीपी का होता है। उस कम में भी 11,584 करोड़ रुपया कट ऑफ है। रिवाइज बजट इतना है, रिवाइज एस्टिमेट है, ये इससे कम होगा, ये देखिएगा। सोशल वेलफेयर 10,000 की कटौती, एग्रीकल्चर 10,000 की कटौती, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट 75,000 रुपए की कटौती, अर्बन डेवलपमेंट 18,000 की कटौती। नॉर्थ ईस्ट तो आपकी उसमें है ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अब आपको मणिपुर तो आप निकाल के ही बात करते हैं, तो आप मणिपुर के मतलब उनका टोटल 5,900 करोड़ सिर्फ था, उसमें से भी 1,800 करोड़ 1,900 करोड़ कम कर दिया है मतलब। और पीएलआई स्कीम वाला आप देख रहे हैं हर जगह वो है। इसका बहुत डिटेल है, मैं इसको मैं सिर्फ इसलिए लगा दिया हूं कि इसको जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं उसको रोक के वापस जाके इस पे देख भी सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो ये इनकी असलियत है, पुरानी कोई बात नहीं वे बोल रहे हैं। दूसरा मैं एक चीज आतमजीत सिंह साहब, यहीं से चर्चा एक आपसे शुरू कर लें और फिर आप एक नटशेल में 5-7 तक, क्योंकि आपको जाना भी है। एक तो मुझे जो 12 लाख ये सुबह से सारे टीवी चैनल चीख चीख के कह रहे हैं 12 लाख रुपए की वो मिल गई, 12 लाख तक इनकम टैक्स है। मुझे दो चीजें समझ में नहीं आई। पहला, इन्होंने ये कहा कि इनकम टैक्स बिल 7 दिन बाद आएगा, मतलब दिल्ली का चुनाव जब वोट पड़ जाएंगे तब हम इनकम टैक्स बिल निकालेंगे, तब असली बात बताएंगे। क्योंकि ये बजट 6-8 महीने से बन रहा है, ये कोई बजट कल के दिन में करके उन्होंने टाइप करके दे दिया कि आतमजीत सिंह साहब से ने आनंद वर्धन से कहा कि वो एक बजट दे दिए, तो मैंने कहा ये टाइप ये लीजिए बजट। ये नहीं है, ये 6 महीने से आप लोग देश के जो प्रमुख लोग हैं वो अपना दिमाग लगा के इसको बना रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो हम 1 लाख बाद देंगे, एक हफ्ते बाद देंगे। दूसरी बात, जब वो कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो जरा मुझे समझाए कोई ये। वो कह रहे हैं कि 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12 लाख पे 10%। तो फिर ये क्या चीज है? ये चीज है कि 12 लाख रुपए पे आपका टैक्स किन किन विधाओं से नहीं लगेगा, वो समझाएंगे। टैक्स जो जीरो टैक्स है वो 4 ही लाख तक है। तो ये जो झूठ बोलने का, आपको बेवकूफ बनाने का, ये सरकार के लेवल पे पार्लियामेंट के मतलब हाउस ऑफ द लोकसभा में खड़े होकर अगर कोई इस तरह का झूठ बोल के बेवकूफ बनाना चाह रहा है तो वो नहीं समझ में आता है। मैं आतमजीत सिंह साहब शुरुआत आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इसका उस जो टोटल बजट का एसेंस है उसको बहुत ही शॉर्ट में, और अगर आप थोड़ी देर रुक जाएंगे तो मैं एक राउंड आपसे और बात कर लूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में आप हमारे सुबह हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से इस पे चर्चा करते हैं। आतमजीत सिंह साहब। जी जी, मैं अभी निर्मला सीतारमण जी की और उनकी जो टीम थी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और बहुत सारी चीजें नई निकल कर आई हैं जो हमने सुबह डिस्कस नहीं की थी। मैं पहले उसको बता देता हूँ आपको। इनकम टैक्स की जहां तक बात है, 12 लाख रुपए इनकम पर 20,000 रुपए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके बाद 60,000 रुपए की एडिशनल रिडक्शन एज पर योर इन्वेस्टमेंट करके वो 80,000 रुपए का आपको जीरो टैक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली तो ये है। और 24 लाख से ऊपर वाले लोगों को जो है वो 1,10,000 ही फायदा मिलेगा। 24 लाख की रिटर्न है, 25 की है या 30 की है, 40 की है। 13 लाख वालों को करीब 30,000 रुपए का फायदा है। वो 13 से 15 लाख जो उसका स्लैब है वो 30,000 पे ही चलेगा। तो इस तरीके से इन्होंने स्लैब्स बनाए हैं। उस स्लैब्स का खुलासा उन्होंने अब किया है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे पहले ये क्लैरिटी नहीं थी।
दूसरी बात, जो पर्सनल इनकम टैक्स ग्रोथ है, अगर उसको आप देखें ध्यान से, मैं उनकी यही बात सुन रहा था, 19.7% से 2022-23 के वित्तीय वर्ष में ग्रो की, उससे पहले साल में 2021-22 और 2022-23 के ग्रोथ लेवल जो थी, 23-24 में उसकी ग्रोथ 25.4 थी। रिवाइज एस्टिमेट जो 24-25 का है उसमें 20 है। और ये प्रपोज जो है, जो अभी आज आपको प्रपोजल मिला है, इसमें इनकम टैक्स की ग्रोथ जो है मात्र 14.4% है। 24-25 में है, 25-26 की जो आ रही है। अगर हम इसकी बायोंसी की बात करें तो बायोंसी इसकी 23-24 की जो है 2.65 आती है, 2 की आती है 24-25 की, और 1.42 25-26 की। यानी कि राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है, टैक्स बायोंसी नेगेटिव में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, सेस, पेट्रोल, वैट, अल्कोहल, इन सब चीजों पे जिस तरीके से स्लैब्स बढ़ाए गए, 5 का 8%, 8 का 12, 12 का 18 और 18 का 23, जिस तरीके से स्लैब्स बढ़ाए गए हैं, ये हमारी जेब काटी गई है। तो इसीलिए मैंने आपके चैनल पे एक प्रोग्राम किया था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जेब कट रही है हमारी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनी नहीं, क्योंकि आपने वादा किया था कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनवा देंगे 2027 तक। आज 2025 में तो हम बैठे हैं, 2 साल में 2027 आ जाएगा। ग्रोथ आप देख लीजिए, 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी 32 लाख करोड़ होती है, फिर 33 लाख करोड़ होती है। हमारी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, ये क्यों नहीं बताती निर्मला सीतारमन कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ जो हमारे लोन्स हैं, उसके एवज में जो हम अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं, हाई यील्ड इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट का पैसा कहां से आ रहा है? हमारा फिस्कल डेफिसिट क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को छुपा देते हैं। हमारी बोरिंग्स कहां से आ रही हैं, हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कहां से आ रही हैं, हमारी कई सारी चीजों को ये छुपाया जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का अगर बात करें तो इनका जवाब है कि इनडायरेक्ट टैक्स जी 8% से ग्रो करेगा और डायरेक्ट टैक्स जो है 12% से ग्रो करेगा। चलिए मान लिया आपकी बात की डायरेक्ट टैक्स 12% से ग्रो करेगा और इनडायरेक्ट टैक्स 8% से ग्रो करेगा, पर उसका बेस क्या है? बेस क्या है? एक बेस है जहां पे जीएसटी में आप 90,000 करोड़ रुपए का टारगेट लेके चल रहे थे, और उसके बाद मार्च के महीने में आप कहते हैं देखिए हमने 2.25 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा कर दिया, हम खुले राशन पर भी जीएसटी लेते हैं, हम जरूरत के सामान पर भी जीएसटी लेते हैं, हम रूरल रिक्वायरमेंट पर भी जीएसटी लेते हैं। आपने क्या किया? एक ट्रिक बताता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड में आपने 3 लाख की जो लिमिट है उसको 5 लाख कर दिया, मतलब उनको कर्जे में डाल दिया आपने। 2 लाख का कर्जा और उठाओ ताकि अपनी जरूरत का सामान खरीदो। सामान सस्ता नहीं होगा, कर्जा बढ़ जाएगा। कर्जा बढ़ जाएगा तो किसान परेशान होगा, किसान परेशान होगा तो अपनी धान, गेहूं और जरूरत की जो भी इसकी फसल होती है उसको सस्ते दामों पर आड़तियों के दरवाजे पे रखाएगा। आपने कहा कि एफसीआई के गोदामों में जाना है मत जाओ, एपीएमसी मंडी मत आओ, पंचायत में जाओ और पंचायत में स्टोरेज बना देंगे, वहीं पे माल स्टोर हो जाएगा। सरपंच जो है बंदूक लेके घूमेगा किसान के सर पे, उसको कहेगा भाई तुम्हारी कितनी फसल है? आपको याद होगा वो गब्बर सिंह की पिक्चर जिसमें वो कहता था कितना धान लाए हो? कहता इतना लाया हूं। कहता बाकी अपनी बेटी की शादी के लिए रखा है क्या? वो भी चाहिए मुझे वापस। तो यही सब शुरू हो जाएगा, गांव में ही गब्बर सिंह बन जाएंगे सब अदानी के, और वहां पे बंदूक रख के सर पे उनसे सामान लेके सस्ता खरीदेंगे और उसके बाद एक्सपोर्ट जो है अदानी अंबानी के लिए खुल जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, मार्केट को किस तरीके से कैप्चर करना है, क्रोनी कैपिटलिस्ट को किस तरीके से बिठाना है और किस तरीके से इसको करना है, ये सब इनसे कोई सीखे। अब आपको मैं बताता हूं, कस्टम्स और टैरिफ में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, अगर आप ध्यान से बजट को देखें, स्पीच के लास्ट 5 मिनट में उन्होंने कई सारी चीजों पर, लिथियम आयन बैटरी बनाने का सामान हो, ईवी का सामान हो, सोलर पैनल्स का सामान हो, ये सामान कहां से आता है? ये चाइना से आता है। चाइना को हम क्या कर रहे थे? हमारा 36,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाइना ने कैप्चर कर ली। तो हमने चाइना को लाल आंख दिखाने की बजाय कहा हमने कहा ऐसा है अपना माल हमें बेच दो। तो हमने उनसे 137 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया, जिसमें 101 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। हम जरूरत का सामान बनाते नहीं है, चाइना से इंपोर्ट करते हैं क्योंकि फायदा है उसमें। हम खाद्य का तेल बनाते नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सरसों का रेट जो है 6,000 रुपए मिलना चाहिए किसान को, सोयाबीन का 6,000 मिलना चाहिए, सरसों का 8,000 मिलना चाहिए, मूंगी का 8,000 मिलना चाहिए, तूर दाल का किसान को जो है वो 11,000 या 12,000 रेट मिलना चाहिए। हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जब भी फसल तैयार होती है, हमारी इंपोर्ट पॉलिसी जो है एग्रीकल्चर में, वो किसानों के दमनकारी नीतियों के लिए है। इसीलिए देश का किसान परेशान है, इसीलिए आपकी रूरल डिस्ट्रेस है। पहली बार 74 साल की हिस्ट्री में देश में रूरल परचेजेस डाउन चलती जा रही हैं। आप पिछले 10 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए। जरूरत का सामान, रूरल डिमांड तब जनरेट होती है जब उनकी जरूरत होती है। एक आदमी को एक साबुन की जरूरत है, वो एक साबुन खरीदेगा। एक आदमी को एक तेल की शीशी की जरूरत है तो 100 ml की तेल की शीशी खरीदेगा। अगर वो सामान नहीं खरीद पा रहा है, रूरल डिस्ट्रेस है, इसका मतलब है कि उसका पैसा आपने खींच लिया है। और अर्बन
रिक्वायरमेंट्स इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आप सिर्फ सप्लाई साइड इंफ्रा बढ़ा रहे हैं, सप्लाई साइड भारतमाला के प्रोजेक्ट में सड़कें बढ़ा रहे हैं, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आप सब कुछ सप्लाई साइड कर रहे हैं क्योंकि आपके धन्ना सेठों को फायदा हो रहा है। आप इंपोर्ट भी सप्लाई साइड कर रहे हैं, डिमांड साइड आपका ध्यान ही नहीं है मार्केट की तरफ, और यही नुकसान आपको भुगतना पड़ रहा है बार बार। तो बात यह आ जाती है कि जब आप ये एक शगुफा छोड़ते हैं, 12 लाख रुपए इनकम टैक्स हमने ये दे दी और वो दे दी, कस्टम और टैरिफ से आपकी रिकवरी नहीं होगी, सेल्फ असेसमेंट को कहते हैं कि वी ट्रस्ट देन वी स्क्रूटनाइज, इंश्योरेंस में आप 100% एफडीआई लेकर आते हैं। आप एक बात बता दीजिए, मेरे को जमाना याद है जब मारुति गाड़ी होती थी और मारुति गाड़ी आप बेचने जाते थे तो भैया कहता था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लो, आरटीओ ट्रांसफर हो जाएगा। 350 रुपए की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती थी। आज आपको पता है उस गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कितने की होती है? 7,800 रुपए प्लस जीएसटी। आपको 9,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे गाड़ी पे, तब आप गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के आप आरटीओ से ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? ये आप और हम बियर करेंगे। खुले राशन पे कॉस्ट कौन बियर करता है? गरीब आदमी बियर करता है, जो 1 किलो आटा खरीदता है, आधा किलो दाल खरीदता है अपने परिवार के लिए शाम को दिहाड़ी करके, वो जीएसटी पे कर रहा है। जब आपको इनडायरेक्ट टैक्स में इतना टैक्स बेस आपका इंक्रीज हो गया, तो इनकम टैक्स से आपको मतलब क्या है? इनकम टैक्स तो सिर्फ एक झुंझुना है जो इलेक्शन के समय, और दिल्ली का इलेक्शन आपने क्यों रखा 5 फरवरी को? आपको पता नहीं था कि 1 फरवरी को, जैसे मौनी अमावस्या का दिन निश्चित होता है कि इस फलाने मुहूर्त में मौनी अमावस्या में संगम में स्नान करना है आपको, तो बजट का भी तो दिन निश्चित था। क्यों रखी 5 फरवरी की डेट आपने? तो ये इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दिल्ली के इलेक्शन को जीतने के लिए पूरी सोची समझी साजिश है और कुछ नहीं। जी आतम, मुझे बस एक चीज बता दीजिए, कल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें इनके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सरकारी जी, जो मोदी जी जिनसे मतलब हम मानते हैं कि उनसे सलाह मशवरा होती होगी, वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने बहुत सी बातें कही, लेकिन उसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा था ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कमी है। आपको आज कहीं पे भी लगा कि सरकार ने उसको एड्रेस किया, उस विश्वास को जीतने का कुछ प्रयास किया है? मैं इस पे एक आपकी और जो दूसरी टिप्पणी रह गई थी उस बात को पूरा कर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद प्रोफेसर साहब को बोलना है, कम से कम 15 मिनट उनको चाहिए होगा, 10 मिनट। देखिए, विश्वास वहां होता है जहां पे आपको उम्मीद हो। जिस सरकार से आपकी नाउम्मीदी हो, उस पे आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो बात ये आ जाती है, आपने एसेट मोनेटाइजेशन की बात की, 2019 में ही बता देता हूं, 6 लाख करोड़ रुपए की एसेट मोनेटाइजेशन की बात हुई थी। कितना मोनेटाइजेशन हुआ? 45,697 रुपया। अब अगले 5 साल का टारगेट दे दिया है 10 लाख करोड़ रुपया। तो जो काम 6 लाख करोड़ में नहीं हुआ वो 10 लाख करोड़ में कैसे हो जाएगा? तो आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहिए। आप कह दीजिए 2047 तक विकसित भारत बनेगा, 2047 में हम और आप नहीं रहेंगे, फिर आप 2067 कह दीजिएगा, फिर आप 2100 कुछ कह दीजिएगा। तो ये जो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ झुंझुना बजाने के लिए। सेंसस की बात करना चाहता हूं। यूनियन बजट 2025 में एनपीआर का 574 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया। 2021 में सेंसस का बजट था 8,754 करोड़ रुपए, और उसपे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे खर्चा था 3,941.35 करोड़ रुपया। इसका मतलब है कि 2025-2026 में भी सेंसस नहीं होने जा रहा है। जाति जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी, आपके पास बजट ही नहीं है। ये 10,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा? आप तो कहेंगे हमने तो एलोकेशन कर दी, हमने इनकम टैक्स का बेनिफिट दे दिया, हमने अपना बॉयंसी रेट टैक्स का कम कर दिया, अब हमें जरूरत ही नहीं है सेंसस कराने की। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल तो रहा है, और 20 करोड़ बच्चों को हमने केजी टू पीजी शिक्षा के लिए आवंटन भी कर दिया है। शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, और प्रयागराज जाना है तो 50,000 की टिकट खरीदिए, प्रयागराज जाइए, वहां भी तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना हुआ है। पटना में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा। जब बोध गया पे कोई फंक्शन आएगा उस समय 40,000 की टिकट वहां भी बिकेगी। जो खरीद सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी औकात है वो खरीद ले। बात यह आ जाती है, किसानों से क्या डिमांड की थी मोदी जी ने? किसानों को चिट्ठी लिख के दी थी 6 दिसंबर 2021 को, एमएसपी को देशव्यापी कानून बनाने की, उस पर पारदर्शिता लाने की, बिजली अधिनियम बिल पर क्रॉस सब्सिडी की, आपने किसानों की जो 750 किसान शहीद हो गए उनको आपने क्या नाम है कॉम्पनसेशन देनी थी, उनके बच्चों को नौकरियां देनी थी। वो सब वादे कहां गए? आज एक भी वादा, इस किसान वहां लगातार मर रहे हैं शंभू खनौरी बॉर्डर पर। जगजीत सिंह डल्लेवाल 50 दिन के आमरण अनशन के बाद उन्होंने 14 फरवरी की डेट दी। 14 फरवरी तो आ गई ना, आज 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी में आपने किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया इस बजट में? जब देश का किसान, जिसमें 60 करोड़ लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं या उस पर डिपेंडेंट हैं,
और एक परिवार में 5 लोग, ये तो हमारा सर्वे कहता है कि एक आदमी के साथ 4.4 या 5 के करीब लोग जो हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। तो मान लीजिए अगर 60 करोड़ की वर्कफोर्स हमारी कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र से संबंधित है, तो आपने कृषि को टच भी नहीं किया। आप उनकी जिंदगियों को कैसे बदल देंगे? और जिन 12 करोड़ लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिसमें 3.5 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, बाकी तो 9 करोड़ रिटर्न जो जाती हैं वो फ्री की जाती हैं। उनको आपने 12 लाख का एक झुंझुना दे दिया। आपको याद होगा जब नई इनकम टैक्स स्कीम आई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने सारे रिबेट्स खत्म कर दिए हैं, यूनिफॉर्म टैक्स रेट लेके आए हैं, अब कोई रिबेट नहीं मिलेगी। और आपने यू टर्न कर लिया, अगले साल ही आप रिबेट दे रहे हैं 60,000 रुपए की। ये 60,000 की रिबेट किस बिना पर दे रहे हैं आप तो नया टैक्स सिस्टम लाए थे। आपने कहा था जो माइग्रेट करेगा ओल्ड से न्यू पे उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, पर टैक्स स्लैब जो है उसको 10% कम देना पड़ेगा। आप उस पर भी यू टर्न मार गए। तो इन पे भरोसा आप कैसे करें? ट्रस्ट डेफिसिट तो वहां होता है जहां आपको कुछ रत्ती भर भी यकीन हो। इस सरकार पे रत्ती भर यकीन नहीं कर सकते हैं, ये आपको ठगते हैं, ये आपको मीठी जुबान देते हैं, आपको जय श्री राम का नारा देते हैं, आपको 2047 की विकसित भारत की परिकल्पना दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि वेदों में पहले से लिखा था कि हमारे यहां तो डिवाइन इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत क्या है हमको? हम तो डिवाइन इंटेलिजेंस से काम करते हैं, जो मन में सोचते हैं वो हो जाता है, जिस फाइल को देखते हैं वो पढ़ लेते हैं। हमको तो स्कैनर की भी जरूरत नहीं है, हमको किसी इंटरप्रेटर की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भाषा की भी जरूरत नहीं है, हम तो फाइल को देखते हैं और फाइल को समझ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं तो वो कुछ भी कहें, जैसे कहते हैं ना कि अंधभक्त तो कहते हैं 100 रुपए पेट्रोल क्या 200 रुपए पेट्रोल भी होगा हम वो भी खरीदेंगे, तो फिर बजट हो या ना हो से क्या फर्क पड़ता है? जी आनंदवर्धन जी।